चलो, गुड इवनिंग। आज अपना टॉपिक रहेगा मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक मटेरियल। सबसे पहले मैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे तो मैग्नेटिक इंडक्शन को और किस नाम से जाना जाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, इसी को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? बी से, जो एक वेक्टर क्वांटिटी थी जिसकी यूनिट क्या थी? टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, इसको अगर डिफाइन करना चाहे तो क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग इनसाइड अ मैग्नेटिक मटेरियल per unit area perpendicular to it, perpendicular to it। इसी को क्या बोलते हो आप? मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। एक सेकंड में लाइट दी कलर। सेकंड चीज जो हम देखने वाले हैं वो है मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स टोटल 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। कैटेगरी नंबर 1 डायामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, और तीसरा जो रहेगा हमारा क्या रहेगा? फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक, जो आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल है इसको अब इंडक्शन से जोड़ रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड मटेरियल आर स्लाइटली lesser compared to outside। मटेरियल के अंदर जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कम होगी इन कंपैरिजन टू आउटसाइड। जैसे एक मटेरियल है, इस मटेरियल के इनसाइड जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी मटेरियल के बाहर ज्यादा होगी, मटेरियल के अंदर कम होगी। सेकंड, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात करेंगे तो मेरा पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए ये जो स्लाइटली लेसर आया, इसकी जगह पैरामैग्नेटिक के लिए क्या रहेगा? स्लाइटली हायर। मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल में एंटर करेंगी तो उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो क्वांटिटी है, डेंसिटी है, वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। डायमैग्नेटिक में डिक्रीज होती है, पैरामैग्नेटिक में स्लाइटली इंक्रीज होती है। और जो तीसरा है हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसमें कंसिडरेबली हाई रहेगी। क्या रहेगी? कंसिडरेबली हायर डेंसिटी of lines inside material। मटेरियल के अंदर जो लाइंस की डेंसिटी रहेगी डायमैग्नेटिक में आउटसाइड से स्लाइटली कम रहेगी, पैरामैग्नेटिक में स्लाइटली हायर रहेगी, और फेरोमैग्नेटिक में कंसिडरेबली हायर डेंसिटी ऑफ लाइंस इनसाइड द मटेरियल। और ये डेंसिटी ऑफ लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो इसी को आप क्या बोलते हो? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन को ये आपको डिनोट किससे करते हो? बी से, और उसकी यूनिट क्या होती है? या तो टेस्ला या तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये रहेंगी इनकी एसआई यूनिट। अब थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे मैग्नेटिक इंडक्शन को लेके, और थोड़ी देर बाद जब कुछ टॉपिक्स और पढ़ लेंगे तब इन मटेरियल्स को वापस लेके आएंगे और इन तीनों का डिफरेंशिएशन करेंगे, अलग अलग तरीके से समझेंगे तीनों को। ठीक, तो आगे देखते हैं। अगला जो हमारा हेडिंग रहेगा वो रहेगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और इसको हम डिनोट करेंगे किससे? आई से। ठीक, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन सबसे पहले होगा क्या? मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस
per unit volume is known as intensity of मैग्नेटाइजेशन। देखो मैग्नेटिक मोमेंट, आई क्या बोल रहे हो, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, तो इसकी यूनिट जनरेट करेंगे। देखो मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या हो गई, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम की यूनिट क्या हो गई, मीटर क्यूब। तो यहां से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो आया वो क्या आया, एम्पियर अपॉन, ये मीटर स्क्वायर और क्यूब कट गया, एम्पियर अपॉन मीटर। ये ध्यान रखिएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की जो यूनिट है वो क्या रहेगी, एम्पियर पर मीटर। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब इस पे क्वेश्चन से काम चालू करेंगे। ठीक, ये इसका थ्योरी हो गया। What is intensity of magnetization I? The magnetic moment of a magnetized substance per unit volume. Moment, magnetic moment divided by अपना वॉल्यूम, इसी को आप क्या बोलते हो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आगे बढ़ाएंगे। हाँ देखो, ये आपके पास सबसे पहले थ्योरी है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमारे पास क्वेश्चन है, कंसिडर अ बार मैग्नेट हैविंग पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हो, स्मॉल एम से। कितना है, 2 एम्पियर मीटर। ठीक, एंड मैग्नेटिक लेंथ 4 सेंटीमीटर। मैग्नेटिक लेंथ कितनी है, मैग्नेटिक लेंथ को आप किससे डिनोट करते थे एक मैग्नेट के लिए, 2L से। मैग्नेटिक लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब जैसे ही आपको सबसे पहला रिक्वायरमेंट आपके पास रहेगा मैग्नेटिक मोमेंट निकालना। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आप क्या यूज करेंगे, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ द मैग्नेट। अब मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, 2, और जो लेंथ है वो कितना है, सेंटीमीटर में, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से डिवाइड करोगे, 100 से। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट आया वो कितना आया, 8/100 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। जैसे ही आपको मैग्नेटिक मोमेंट मिल गया, वैसे ही आप क्या निकालेंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कैसे निकालोगे, अब देखो आपको ये क्या पता है, लेंथ ऑफ द मैग्नेट। ठीक, और उसके बाद जो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ भी पता है, एरिया भी पता है, तो वॉल्यूम कितना निकल के आएगा, एरिया टाइम्स लेंथ। एरिया आपके पास कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1/100 इंटू 100, ये मीटर में हो गया। और उसके बाद लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर, तो 4/100। तो ये वॉल्यूम आ गया आपके पास कितना, 4 अपॉन, कितना जीरो का टोटल, 6 जीरो, 4 5 6 मीटर क्यूब। वॉल्यूम क्योंकि हमेशा किस में लेंगे हम, मीटर क्यूब में। ठीक, जैसे ये हुआ तो अब आपके पास दोनों वैल्यू सपोर्टिंग के लिए रेडी है, मैग्नेटाइजेशन मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट भी रेडी है और वॉल्यूम भी रेडी है। अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आप क्या लिखते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो 8/100, और वॉल्यूम कितना है, 4/2 4 6 6 जीरो है, तो 4/10⁻6। ये मैथ का आपके पास कौन सा फॉर्मेट जनरेट हो गया, A/B/C। तो यहां C कहां मूव करेगा, A के पास, A इंटू C/B आपका नेट रिजल्ट रहेगा। ठीक, ये जो नेट रिजल्ट आएगा इसको बस सॉल्व करना है, 10⁻6 ऊपर जाएगा। ठीक, मेरे पास सॉल्व करने की जगह नहीं है तो मैं ये पार्ट को इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन पीछे से नोट कर लीजिए। ठीक, एक सेकेंड। तो हमारे पास जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आया वो कितना आया, 8 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100 को क्या लिख सकते हो, 10⁻2। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये सॉल्व हुआ, ये 6 4 हुआ, 4 1 जा 4 2 जा, 2 इंटू 10⁻4 एम्पियर पर मीटर। ये आया इंटेंसिटी ऑफ
मैग्नेटाइजेशन 2 × 10⁴ एम्पियर पर मीटर। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, पोल स्ट्रेंथ दी थी, उससे मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किया। उसको लेंथ, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हमको दो चीज चाहिए थी, पोल स्ट्रेंथ और लेंथ, उससे मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। वॉल्यूम के लिए क्या यूज किया, एरिया इनटू लेंथ, तो वॉल्यूम निकल आया। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के लिए क्या यूज किया, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो आ गया आपके पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन 2 × 10⁴ एम्पियर पर मीटर। ठीक, अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा कि हमको पोल स्ट्रेंथ दी हुई है, फिर सिमिलर क्वेश्चन है, पोल स्ट्रेंथ दी हुई है, लेंथ दी हुई है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, हमको फाइंड करना है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के लिए दो चीज चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट और वॉल्यूम, वो दोनों इंडिविजुअली निकालेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट, तो ये क्या हो गया 6 इंटू लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर, मतलब मीटर में 8/100 मीटर, 8/100 मीटर, ये कितना हो गया 48/100 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सेकंड चीज जो हमको कैलकुलेट करनी है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम को आप कैलकुलेट करोगे लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शनल लेंथ, लेंथ मतलब क्या हो गया 12, क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ कितना हो गया 8/100, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया 2/100 इंटू 100, तो यहां वैल्यू कितनी आई 16/10⁶ मीटर क्यूब। ठीक, ये हो गया। अब फाइनल आपको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन निकालने के लिए मैग्नेटिक मोमेंट को डिवाइड करना है किससे, वॉल्यूम से। मैग्नेटिक मोमेंट कितना है आपके पास 48/100 और वॉल्यूम कितना है आपके पास 16/10⁶। फिर से वही फॉर्मेट, a बाय बी बाय सी, सी ऊपर गया, a इंटू सी बाय बी, ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो कितना लिखोगे 48/16 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 10⁻², तो 6 1 जा 16 3 जा, ये कटा और ये कितना है 4, वैल्यू कितना है 3 इंटू 10⁻⁴, और यूनिट क्या रहेगी एम्पियर पर मीटर। ठीक, आई होप इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आपको समझ में आया हो। मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मैग्नेटाइज्ड मटेरियल इज नोन एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और आई इट्स यूनिट इज एम्पियर पर मीटर। ठीक, अगले टॉपिक में मूव ऑन करते हैं। ठीक, अगला हमारा टॉपिक रहेगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये क्या रहेगा, पहले डिफाइन करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज अ सब्सटेंस। स्ट्रेंथ या फिर केपेबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज अ सब्सटेंस किसको बोलते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर एच से। इसकी जो यूनिट रहेगी ये सेम रहेगी किसके जैसे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के जैसे, यानी कि एम्पियर पर मीटर। ठीक, ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को। ये क्या है, अबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज अ सब्सटेंस। ये एच वेक्टर की जो वैल्यू है ये किसके साथ इक्वेट होगी, B/μ0 माइनस आई से। किससे इक्वेट होगी, एच वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर अपॉन μ0 माइनस आई वेक्टर। ठीक, एच क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, बी क्या था आपके पास, मैग्नेटिक इंडक्शन, और अभी अभी देखा आई वो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन।
म्यू नॉट क्या है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी बराबर होगा मैग्नेटिक इंडक्शन बाय म्यू नॉट माइनस आई के, ठीक। और इसको जो यूनिट होगी वो सेम होगी किसके जैसे? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के, एम्पियर पर मीटर, ठीक। ये इसकी थ्योरी वाली पार्ट हो गया। अब इस पे करते हैं क्वेश्चन। H इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट माइनस आई। ये कुछ कुछ डेफिनेशन है छोटी छोटी जिसपे क्वेश्चंस बनते हैं और ध्यान रखिएगा, ठीक है। टॉपिक का अगला क्वेश्चन करते हैं इस पे, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, ठीक। ये आपके पास क्वेश्चन है, ये आइए। कंसिडर अ बार मैग्नेट हैविंग पोल स्ट्रेंथ दिया हुआ है। फिर से ये एक्चुअली वही क्वेश्चन है, इसमें बस क्वेश्चन चेंज करके आपको क्या पूछा गया है इस बार? मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक। तो आपके पास पोल स्ट्रेंथ दी हुई है m इक्वल टू 2 एम्पियर इंटू मीटर, ठीक। मैग्नेट की जो लेंथ है 2l की वैल्यू दी हुई है कितनी? 4 सेंटीमीटर। उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दे रखा हुआ है कितना? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजों की जरूरत है? म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है, एक कांस्टेंट है, लेकिन आई की वैल्यू और बी की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। आई की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले निकालना सीखा, तो एक बार और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद बी की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट करके इसको सॉल्व करना सीखेंगे। आई की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया? मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मूवमेंट यहां से कितना आएगा? m इंटू 2l, मतलब कि 2 इंटू 4 अपॉन 100, तो कितना आया? 8 अपॉन 100 एम्पियर मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू 2l, मतलब कि 1 इंटू 4 अपॉन कितना आया था? 10 पावर 6। ये क्या हो गया? मीटर क्यूब। तो इसको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन निकालने का तरीका क्या था? मैग्नेटिक मोमेंट जिसकी वैल्यू कितनी आई है? 8 अपॉन 100, इसको डिवाइड करते थे किससे? v से। v का वैल्यू कितना आया? 4 अपॉन 10 पावर 6। ये ऊपर मूव किया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हमको मिली कितनी? 8 इंटू 10 पावर 6 अपॉन 4 इंटू 10 पावर 2। ये कैंसिल, ये हो गया 4, ये 1, ये 2। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हमारे पास आया था 2 इंटू 10 पावर 4 एम्पियर पर मीटर। ये कैलकुलेट हो गया। अब ये हमको मिल चुका है, ये हमको पता है। अब लास्ट हमारा कैलकुलेशन किसके लिए रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के लिए। तो बी की वैल्यू आप निकालने के लिए क्या करेंगे? आपके पास मैग्नेट के दो पोल हैं, एक नॉर्थ है एक साउथ है। हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड कहां पे? मैग्नेट के सेंटर पे, तो बी सेंटर। अब दो चीजों के कारण करेंगे, दो चीजें एक साथ। किसके कारण? एक बार नॉर्थ पोल के कारण, एक बार साउथ पोल के कारण, ठीक। तो बी सेंटर किसके कारण? बी नॉर्थ के कारण। कितना लिखोगे? म्यू नॉट बाय 4 पाई एम अपॉन क्या रहेगा? कितना डिस्टेंस है यहां से यहां सेंटर तक का? एल, क्योंकि यहां से यहां पूरा कितना होता है? 2l, तो एल का स्क्वायर, ठीक। और बी साउथ की वैल्यू भी क्या मिलेगी? सेम, म्यू नॉट बाय 4 पाई एम अपॉन, यहां भी कितना डिस्टेंस है? एल, तो टोटल कितना होता था? 2l, तो एल का स्क्वायर, ठीक। अब आप देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे किधर होगी? नॉर्थ की वजह से इस डायरेक्शन में होगी और साउथ की वजह से भी पुलिंग डायरेक्शन में होगी, मतलब ये दोनों का साइन क्या रहेगा? सेम। तो बी सेंटर किसका एडिशन होगा? बी नॉर्थ प्लस बी साउथ का। तो बी सेंटर की वैल्यू निकाल लेते हैं। बी सेंटर इज इक्वल टू बी नॉर्थ प्लस बी साउथ। तो ये दोनों सेम वैल्यू, इससे तो 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 टाइम्स म्यू नॉट बाय 4 पाई एम अपॉन एल स्क्वायर। ये आपके आ गई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। बी सेंटर इक्वल टू 2 टाइम्स म्यू नॉट एम बाय 4 पाई एल स्क्वायर। अब देखो, अब आपके पास बी की भी वैल्यू है, आई की भी वैल्यू है। अब बस हमको इस इक्वेशन में एच की जगह पुट करना है ये सारी वैल्यूज को। अब हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई ये पता है, मैग्नेटिक फील्ड ये पता है, डालते हैं
मेरे पास जगह खत्म हो गई है तो मैं क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं, ठीक है, एक सेकंड। ये वैल्यू आएगी एच की, बी, यहां बी की वैल्यू उठा के यहां डाली जाएगी बी की जगह, तो 2 म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई एल स्क्वायर, और किससे डिवाइड हुआ है, म्यू नॉट से, माइनस आई। वैल्यू आखिरी में पुट करूंगा क्योंकि म्यू नॉट कैंसल हो रहा था, ठीक, ये म्यू नॉट कैंसल हो गया। जो आपके पास मैग्नेटिक इंटेंसिटी है वेक्टर, उसकी वैल्यू क्या आई, 2m अपॉन 4 पाई एल स्क्वायर माइनस आई, ठीक। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ हमारे पास कितना था, 2 एम्पियर मीटर, तो 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई इंटू एल का वैल्यू कितना है, सिर्फ एल है, ठीक है, तो सिर्फ एल है क्योंकि मल्टीप्लाई हो क्या है, सिर्फ एल है, तो कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, 2 अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस आई का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 10 पावर 4, ठीक। आउट ऑफ स्पेस अगेन, तो यहां तक कैलकुलेशन है, इसको यहां जितना ज्यादा सॉल्व हो सकता है कर लेते हैं। देखो 2 इंटू 2 ये 4 हो जाएगा, यहां एक 4 है, ये सब कैंसिल हो गया। अब इसका जो अगला स्टेप है, ऊपर का पार्ट रब करके वहां करके दे रहा हूं, एक सेकंड। देखो ये पार्ट को ऊपर लेके जा रहा हूं, ये 2 इंटू 2 कैंसिल हो गया, इसके साथ बचा क्या, जो बची हुई चीजें उनको ऊपर लिख रहा, फिर कैलकुलेट करेंगे, ठीक। यहां से लेके आ रहा था कि वहां तक जाए, तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन पाई इंटू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस 2 इंटू 10 पावर 4, 10,000 ऊपर चला जाएगा, h का वैल्यू कितना हो गया, 10,000 बाय 4 पाई माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 4, ये 10 पावर 4 हो गया, तो h का वैल्यू कितना आ गया, 1 अपॉन 4 पाई इंटू 10 पावर 4 माइनस 2 इंटू 10 पावर 4 एम्पियर पर मीटर। इसके आगे सॉल्व करने कोई ज्यादा सेंस नहीं बन रहा है, क्यों, क्योंकि 4 पाई है और यहाँ 2 है, तो ये डेसिमल में वैल्यूज जाएंगी, तो बहुत ज्यादा है, तो इसको 10 पावर 4 कॉमन कर लेंगे, 1 अपॉन 4 पाई माइनस 2, लास्ट आंसर का चाहे तो ये लिख सकते हैं, h इक्वल टू 10 पावर 4 कॉमन कर लिए, 1 अपॉन 4 पाई माइनस 2 एम्पियर पर मीटर, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक। क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, लेकिन तरीका एक बार और मैं रिवाइज करा दे रहा आपको। हमको क्वेश्चन में मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ दिया था, लेंथ दिया था, तो इससे हमने क्या कैलकुलेट किया, मैग्नेटिक मोमेंट, एरिया इंटू लेंथ करके क्या कैलकुलेट किया, वॉल्यूम, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन निकालने के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट को डिवाइड किया वॉल्यूम से, तो ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैलकुलेट हुआ। उसके बाद मैग्नेट के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमने नॉर्थ के लिए अलग से कैलकुलेट किया, साउथ के लिए अलग से कैलकुलेट किया। लास्ट में ये पाया कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के कारण जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर था, तो क्या होगा, 2 इंटू म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय एल स्क्वायर, यह आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। इस फॉर्मूले को उठा के मैग्नेटिक फील्ड की जगह रख दिया अपॉन म्यू नॉट। वैल्यू क्यों नहीं डाली, क्योंकि म्यू नॉट और म्यू नॉट कैंसिल हो रहा था, ठीक। क्या क्या बच गया, 2m बाय 4 पाई एल स्क्वायर माइनस आई, m की वैल्यू डाल दी 2 एम्पियर मीटर, तो 2 इंटू 2 4 पाई, l का वैल्यू कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 2l का वैल्यू क्या था 4, तो 2 अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितना था 2 इंटू 10 टू द पावर 4 एम्पियर पर मीटर। इसको आगे सॉल्व किए तो बस माइनर कैलकुलेशन है कि ये 10,000 ऊपर चला गया, उसको हमने 10 पावर 4 लिख दिया, 10 पावर 4 को दोनों जगह कॉमन करके हमने क्या लिखा 10 पावर 4 1 अपॉन 4 पाई माइनस 2, और यूनिट जो रहेगी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी की क्या रहेगी, सेम, एम्पियर पर मीटर, ठीक। ये हमारा आ गया आंसर। चाहे तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं, और जो माइनस साइन है वो ये डिनोट कर रहा है कि हमारा जो डायरेक्शन है, क्योंकि ये वेक्टर है, तो ये किस साइड है, फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स साउथ, ठीक, जो माइनस साइन आएगा, ठीक। आगे मूव करते हैं। ये वाला टॉपिक मैग्नेटाइजेशन का इतना लंबा क्वेश्चन जनरली नहीं पूछता, लेकिन पूछे तो इस तरीके से अप्रोच करना है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखो, अगला जो हमारा टाइप रहेगा वो नोट पे डिपेंडेंट रहेगा। नोट क्या है हमारा, व्हेन मीडियम इज वैक्यूम, जब जो हमारा मीडियम है जिसपे कोई भी चीज रखी हुई है वो वैक्यूम है, तब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, जीरो। उस केस में मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी, आई की वैल्यू अगर आप उठा कर जीरो डाल देंगे तो एच इक्वल टू क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन अपॉन म्यू नॉट। इसी चीज पे थ्योरी पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, फाइंड द मैग्नेटिक इंटेंसिटी इन वैक्यूम ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो आपको वैक्यूम दिया हुआ है, वैक्यूम दिया जैसे ही वैसे ही आई की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। और एच के लिए क्या रिलेशन बन गया, बी अपॉन म्यू नॉट। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक इंडक्शन बाय परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक इंडक्शन ये आपको दे रखा है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, और म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक, ये 4 पाई और 4 पाई कैंसल हो गया, यहां से मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, ये -7 ऊपर गया, 10⁻⁴ प्लस 7। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई 10⁻3। यूनिट क्या रहेगा, एम्पियर पर मीटर। ये छोटा सा क्वेश्चन है, बस ये नोट वाले पॉइंट को कवर करने के लिए कि जब मीडियम वैक्यूम रहे तो आई की वैल्यू कितनी होती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की, जीरो। और उस केस में हम मैग्नेटिक मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन बाय जीरो। ठीक, मैग्नेटिक इंडक्शन को डिनोट करते हैं बी से, यूनिट रहेगी टेस्ला। ठीक, अब एक क्वेश्चन करते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन पे। ये क्या रहेगा, measure of conductance of magnetic field lines through any substance। किसी सब्सटेंस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी आसानी से पार हो जाती है, ये कौन बताता है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। और मैग्नेटिक परमेबिलिटी की वैल्यू होगी मैग्नेटिक इंडक्शन बाय मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और क्या बोल सकते थे इसको, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक, अब इसकी यूनिट बनाओगे तो क्या बनेगी, यहां वेबर पर मीटर स्क्वायर, और एच की क्या हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर। तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, क्या यूनिट बनी, वेबर पर एम्पियर मीटर। किसकी यूनिट है, परमिएबिलिटी की, एसआई यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी। और इसको अगर टेस्ला में लिखते तो क्या लिखते, एक और यूनिट बन जाती, टेस्ला अपॉन एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम, एक मिनट ना, टेस्ला अपॉन टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर, ये टेस्ला में यूनिट हो जाती, यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी। कितनी यूनिट मिली, दो, टेस्ला मीटर पर एम्पियर या फिर वेबर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, जो भी है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो यूनिट आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक, ये रहेगा इसका थ्योरी। परमेबिलिटी, व्हाट इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मेजर ऑफ कंडक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू एनी सब्सटेंस। पता कैसे लगाते हैं, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अगर मैग्नेटिक इंडक्शन की यूनिट आपने ली वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो आपको यूनिट मिलेगी वेबर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। अगर आपने मैग्नेटिक इंडक्शन की यूनिट ली टेस्ला, तो आपको मिलेगा टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर, ये दोनों इक्वल है, वेबर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। ठीक, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, फिर आगे बढ़ाएंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द परमेबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इफ इट इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक इंटेंसिटी। देखो मैग्नेटिक इंटेंसिटी दे दी आपको कितनी, H बराबर 0.2 इंटू 10⁴ एम्पियर पर मीटर। ठीक, और दूसरा दिया है, एंड द मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ
मैग्नेटिक इंडक्शन कितना है, मैग्नेटिक इंडक्शन को बी से रिप्रेजेंट करते थे, इसकी वैल्यू है 8 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ठीक, और आपको क्या पूछा गया है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मतलब क्या पूछा गया है, म्यू। इसकी वैल्यू क्या होती है, मैग्नेटिक इंडक्शन डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंडक्शन कितना है, 8 इंटू 10⁻³ टेस्ला, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितनी है, 0.2 इंटू 10⁴ एम्पियर पर मीटर। को जैसे डिवाइड कर दोगे तो ये वैल्यू देगा आपको 1, ये कितने बार में जाएगा 40, और ये ऊपर जाएगा तो 40 इंटू 10⁻³ और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻⁴। तो ये रिजल्ट देगा 40 इंटू 10⁻⁷। ये आ गया आपका म्यू का वैल्यू। इसकी यूनिट क्या रहेगी, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक, ये आपका आंसर है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी निकालने का तरीका। ठीक, एक क्वेश्चन कर लेते हैं वापस से मैग्नेटिक फ्लक्स पे, आगे देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है मैग्नेटिक इंडक्शन निकालने पे। फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन किसे डिनोट करते हो, बी से। ये आपको निकालने बोला गया है। इफ फ्लक्स थ्रू, फ्लक्स ये दिया हुआ है कितना 2400 इंटू 10⁻⁸ वेबर क्रॉसेस अ बार ऑफ आयरन ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया कितना है 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हो गया 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक इंडक्शन बी की वैल्यू क्या होती है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। इसको और क्या बोलते थे, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक, तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया इस मैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन। ये दोनों इसके साइनोनिम रहेंगे। वैल्यू कितनी आएगी 2400 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 10⁻⁴। अब देखो ये -4 क्या है, ये भी ध्यान देना, क्योंकि एरिया किसमें दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो एरिया को चेंज करा जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको बदला जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर। ठीक, और 100 इंटू 100 का मतलब क्या हो गया, 0.2 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। जैसे डिवाइड हुआ ये ऊपर गया तो 2400 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 10⁻⁸ और प्लस क्या हुआ 4। तो ये हो गया 2400 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 10⁻⁴। ठीक, इसको आगे इधर सॉल्व कर दे रहे। 10⁻⁴ है, 2400 को हम 0.2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2400 डिवाइडेड बाय 2/10 इंटू 10⁻⁴। 10 ऊपर चला गया, 24,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁴। ये हो गया 12,000 इंटू 10⁻⁴। मतलब कितना हो गया 1 2 3 4 0, 1.2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁴। ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या बचा 1.2, सिर्फ बचा 1.2। और यही हमारा क्या आया, मैग्नेटिक इंडक्शन। बी का वैल्यू कितना लिखोगे 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर 1.2 टेस्ला। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा एक्चुअली लेंदी हो गया, लेकिन 2400 डिवाइडेड बाय 0.2 कितना हो गया 12,000। 12,000 इंटू 10⁻⁴, ये मल्टीप्लाई हो कितना आया 1.2, और 1.2 क्या टेस्ला। इस कैलकुलेशन को मैं ऊपर लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ तो यहाँ इजी हो जाएगा समझना। 2400 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 10⁻⁴, ये जो कैलकुलेशन आया है इसको आगे यहाँ लिखा गया। तो ये हो गया डिवाइड होके हो जाएगा 12,000 इंटू 10⁻⁴। 12,000 क्या लिख सकते हो 1.2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁴। ये कैलकुलेट होके ये दोनों कैंसिल हो गया, तो बी का वैल्यू कितना आया 1.2 टेस्ला। ठीक, ये तरीका रहेगा क्या मैग्नेटिक इंडक्शन कैलकुलेट करने का,
जब हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हो। ठीक, आगे बढ़ाएंगे। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। होता क्या है? रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक permeability in a medium compared to वैक्यूम। मतलब कि जो परमिएबिलिटी है किसी मीडियम की, उसको कंपेयर किया जा रहा है किससे? परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम से। यही होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगी, यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक, ये के ऊपर वाला टर्म क्या है? परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, और नीचे है परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। मीडियम को कंपेयर किया जा रहा है वैक्यूम से। और यहाँ एक प्रॉपर्टी हम लोग नोट करेंगे, क्या? ये ध्यान रखिएगा कि परमिएबिलिटी फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल, the relative permeability for paramagnetic material is greater than 1। 1 से बड़ा मिलेगा। ठीक, ये एक पहला पॉइंट हुआ पैरामैग्नेटिक के लिए। एक लिखते हैं डायमैग्नेटिक के लिए, म्यू आर फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल इज लेस देन 1। ठीक, कम से कम, 1 से कम मिलेगा। और तीसरा केस म्यू आर फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन। ये 3 पॉइंट ध्यान रखना। जो आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उसके लिए ग्रेटर देन 1, डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए लेस देन 1, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। ये रहा हमारा रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, देखते हैं जो अगला हमारे पास हेडिंग रहेगा वो रहेगा रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड रन की गई और वहां एक कोई मटेरियल रखा हुआ है, ठीक, तो मटेरियल के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, यहाँ जो नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड हमने रन की वो बी नॉट, और मटेरियल के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? बी। तो जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल कंपेयर्ड टू इन मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द मटेरियल। मैग्नेटिक इंडक्शन के टर्म्स में कंपैरिजन होता है। म्यू आर इक्वल टू बी अपॉन बी नॉट। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इनसाइड मटेरियल, और ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड मटेरियल। ये मटेरियल के अंदर, ये मटेरियल के बाहर। इन दोनों के रेशियो को भी क्या बोलते हो? रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक, यूनिटलेस क्वांटिटी रहेगी। आगे देखते हैं। अगला अपन देखने वाले हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये किसकी प्रॉपर्टी रहेगी? प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस which shows how easily it can be magnetized when kept in a magnetizing
फील्ड, अगर हम एक सब्सटेंस को एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख दें तो कितना इजीली वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, ये हमको कौन सी क्वांटिटी बताती है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसके लिए ये सिंबल रहेगा, ठीक। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये है कि मैग्नेट कितना मैग्नेटाइज हुआ डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड की कितनी इंटेंसिटी थी, कितना प्रॉपर्टी था, कितना इजीली वो किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर सकता है और कितना मैग्नेटाइज हुआ सब्सटेंस। इन्हीं के रेशियो को आप क्या बोलते हो? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये भी यूनिटलेस स्केलर और डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। क्या देखिए? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की कोई भी सब्सटेंस कितना इजीली मैग्नेटाइज हो सकता है जब उसे एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा जाए। कैसे निकालते हैं? रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक। ये हो गया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। आगे देखते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में एक चीज और देखेंगे कि तीनों मटेरियल में इसकी वैल्यू कैसी रहेगी। पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक के लिए जो ससेप्टिबिलिटी है उसकी वैल्यू स्मॉल रहेगी और पॉजिटिव रहेगी। डायामैग्नेटिक के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी स्मॉल रहेगी यानी छोटी वैल्यू रहेगी और नेगेटिव रहेगी। और फेरोमैग्नेटिक के लिए जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू हो कैसी होगी? लार्ज होगी और पॉजिटिव होगी, ठीक। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज तो होता है बट उसका लिमिटेशन रहता है कि वो एक ज्यादा इंटेंसिटी तक मैग्नेटाइज नहीं हो पाएगा। डायामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज प्रॉपर्ली नहीं हो पाता और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बहुत इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है। इसलिए ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए लार्ज होगी, डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए स्मॉल नेगेटिव होगी और पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए स्मॉल और पॉजिटिव होगी, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो काम रहेगा, नेक्स्ट हम लोग का जो काम रहेगा वो रहेगा रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? मैग्नेटिक इंटेंसिटी के रिलेशन का। मैग्नेटिक इंटेंसिटी H का रिलेशन क्या था? मैग्नेटिक इंडक्शन डिवाइडेड बाय म्यू नॉट माइनस I, ये रिलेशन था, ठीक। अब ये रिलेशन में I को आप इधर ले आइए, H प्लस I इक्वल टू B बाय म्यू नॉट। तो यहां से आपको B की वैल्यू कितनी मिली? म्यू नॉट H प्लस I, ठीक। यहां से हम क्या करेंगे कि हम H को कॉमन कर लेंगे, B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू H 1 प्लस I बाय H, ठीक। अब ये देखो, अब ये भी पढ़ा कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो इसको रिप्लेस कर देते हैं, B इक्वल टू म्यू नॉट H 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक। अब इन फ्री स्पेस, ये याद करो, इन वैक्यूम जो आपका I रहता था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये जीरो हो जाएगा, जिसके कारण H इक्वल टू क्या आता था? B नॉट बाय म्यू नॉट। तो B नॉट की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? म्यू नॉट H। तो म्यू नॉट H जो यहां पे बना हुआ है इसके जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे? B नॉट। तो B की वैल्यू हमारे पास जो आई वो क्या आई? B नॉट, यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन इन वैक्यूम प्लस इंटू 1 प्लस मैग्नेटिक
ससेप्टिबिलिटी। अब लास्ट ये इसको इधर मूव करेंगे तो B बाय बी नॉट इक्वल टू क्या आया 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब इसके पहले का रिलेशन याद करो, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी रिलेटिव वाला। तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के दो रिलेशन थे टोटल। तो रिलेशन नंबर 1 था कि हम किसको क्या करते थे, म्यू बाय म्यू नॉट, मतलब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इन मीडियम डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इक्वल टू मैग्नेटिक इंडक्शन इन द मटेरियल डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक इंडक्शन इन वैक्यूम म्यू आर। ठीक, तो जो B बाय बी नॉट है इसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी। जैसे ही रिप्लेस करेंगे वैसे ही हमारा रिजल्ट रेडी होगा। अब एक बार रिवाइज करा दे रहा, फिर लिख के दूंगा। ठीक, सबसे पहले हमने किसका रिलेशन यूज किया, मैग्नेटिक इंटेंसिटी H इक्वल टू बी बाय म्यू नॉट माइनस आई। इसको रीशफल किया तो हमारे पास फाइनल रिलेशन बना ये वाला, B इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस आई। ये रिलेशन भी बहुत बार यूज होगा, तो इसको बॉक्स करके रखिएगा। ठीक, इसके बाद यहां से H को कॉमन निकाला तो यहां बन गया 1 प्लस आई बाय H। और अभी भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बराबर क्या होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसको उठा किसमें पुट किया, यहां जैसे ही पुट किया ये किसमें बदल गया, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में। म्यू नॉट इंटू एच, अब वैक्यूम में वही रिलेशन फिर से लगाओ तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन 0 हो जाता था और एच की वैल्यू आती थी मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। ठीक, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम की वैल्यू आ गई म्यू नॉट इंटू एच। इसको उठा के यहां रखा तो ये आया B इक्वल टू बी नॉट 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। बी नॉट की वैल्यू को नीचे मूव किया तो B अपॉन बी नॉट इक्वल टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। लास्ट रिलेशन ये बोल रहे हैं कि B क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन इन मीडियम डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक इंडक्शन इन फ्री स्पेस। दोनों को डिवाइड किए तो आपको जो वैल्यू मिली वो क्या होगी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। इसकी जगह हम जैसे रिलेटिव परमिएबिलिटी रख देंगे हमको आंसर मिल जाएगा। मैं होप कर रहा हूं आप लोग लिख चुके होंगे, क्योंकि ये सारी चीजें मैं हटाने वाला हूं और ये जो मेन रिलेशन आएगा उसको लिख के दूंगा। ठीक, तो इसको हटा रहा हूं, एक सेकंड। आप लोग को टाइम लेना तो एक आध 30 सेकंड्स का और टाइम ले सकते हैं। मैं बोर्ड को फ्री छोड़ दे रहा हूं, उसके बाद ड्रॉप कर रहा हूं। यहां जो वैल्यू आई वो क्या आई, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये आपका फाइनल रिलेशन आया क्या, रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। यहां एक रिलेशन और सीखा जो काम का था, वो क्या था, B इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस एच या फिर H प्लस आई। ये भी एक काम का रहेगा यूजफुल रिलेशन। ठीक, यूजफुल रिलेशन। इसके साथ अपने जितने भी मैथमेटिकल क्वांटिटीज थी जो मैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड थी वो हमने सारी की सारी सीख ली। ठीक, एक बार मैं इनको सबको एक साथ ब्रीफ कर दे रहा हूं ताकि आप लोग को याद रहे, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, चलो सबसे पहला पढ़ा क्या, मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर इसी को क्या बोलते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसकी वैल्यू क्या आई आपके पास, B से डिनोट करते थे फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। यूनिट क्या थी, वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला। सेकंड जो चीज आपने पढ़ी वो था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये क्या था, I इक्वल टू मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी यूनिट क्या थी, एम्पियर पर मीटर। तीसरी जो आपने चीज पढ़ी वो पढ़ी मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी इसका रिलेशन था H इक्वल टू B मैग्नेटिक इंडक्शन डिवाइडेड बाय म्यू नॉट माइनस आई। और इससे अभी अभी एक रिलेशन और निकाल के दिए क्या, B इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस एच।
यहां से मैग्नेटिक इंटेंसिटी किससे डिनोट कर रहे हो? एच से। ये भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। जो एच है इसकी भी यूनिट क्या होती है? एम्पियर पर मीटर। ठीक। इसके बाद अगली क्वांटिटी आपने पढ़ी वो थी रिलेटिव परमियाबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी आपने क्या पढ़ा? रिलेटिव परमिएबिलिटी इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट या फिर बी अपॉन बी नॉट। Relative permeability is the ratio of magnetic permeability of the medium divided by magnetic permeability of free space या फिर magnetic induction inside the material divided by magnetic induction of free space। ठीक, एक ये हो गया। एक आपने पढ़ा मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, ये आपने पढ़ा म्यू। ये आपने पढ़ा म्यू, इसकी वैल्यू क्या थी? बी बाय एच। इसकी वैल्यू क्या थी? बी बाय एच। इसकी यूनिट क्या रहेगी? टेस्ला पर एम्पियर, एक न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये इसकी यूनिट थी। ठीक, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। लास्ट आपने पढ़ा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या थी? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाय मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। ये क्या था? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आई अपॉन एच। ठीक, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी थी, स्केलर डायमेंशनलेस। ठीक, लास्ट आपने पढ़ा रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये रिलेशन आपके पास क्या आया? रिलेटिव परमिएबिलिटी इक्वल टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक, ये आपके पास टोटल इतनी थ्योरी हमने कवर की इस वीडियो में। इसके आगे आप देखेंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल। टाइप्स ऑफ मटेरियल की भी कुछ प्रॉपर्टीज की बात की थी कि ऐसा मटेरियल जिसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स रिड्यूस हो जाए वो डायामैग्नेटिक, जिसमें स्लाइटली इंक्रीज हो वो पैरामैग्नेटिक, और जिसमें कंसिडरेबली इंक्रीज हो वो फेरोमैग्नेटिक। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आप मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करेंगे। इसकी और यूनिट क्या थी? टेस्ला मीटर पर एम्पियर, एक यूनिट और थी, ये भी ध्यान रखना। ठीक, या फिर एक यूनिट और थी वेबर पर एम्पियर मीटर। इसकी तीन तीन यूनिट्स है। ठीक, एक न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, एक वेबर पर एम्पियर मीटर, एक टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, ठीक, आगे बढ़ते हैं अब। चलो, हम लोग अभी आगे का देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल बेस्ड ऑन मैग्नेटिक बिहेवियर। तो तीन टाइप के मटेरियल होते हैं बेस्ड ऑन देयर मैग्नेटिक बिहेवियर। फर्स्ट होता है डायामैग्नेटिक मटेरियल, सेकंड होगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल, और थर्ड होगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जो फिजिकली हमको प्रॉपर्टी दिखती है सिंपली उनसे क्लासिफाई पहले कर लेते हैं, फिर डिटेल में एक एक करके देखेंगे। डायामैग्नेटिक मटेरियल जो है ये रहेगा वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक मटेरियल रहेगा वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरा रहेगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये सबसे बेसिक फॉर्म होता है इनके क्लासिफिकेशन का। आप एक एक करके देखते जाएंगे और शुरू करेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल से। ठीक, शुरू करते हैं।
चालू करते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टी नंबर 1 हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, क्या? वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, ये प्रॉपर्टी नंबर 1। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे इसके एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे? गोल्ड, वाटर, अल्कोहल, बिस्मथ। ये इसके कुछ जनरल एग्जांपल्स हैं, गोल्ड, वाटर, अल्कोहल और बिस्मथ। इसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज में आगे बढ़ोगे तो ये देखोगे कि प्रॉपर्टी नंबर 2 ये रहेगी, एक्वायर feeble magnetism in the opposite direction of the applied field। जो फील्ड अप्लाई की गई है उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या मैग्नेटिज्म अक्वायर करते हैं, ठीक? इसके कारण मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड द मटेरियल is lesser than outside the material। जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसके बाहर मान लो फील्ड है, फील्ड इंडक्शन है बी नॉट, और मैग्नेट जो मटेरियल है उसके अंदर है बी। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो मटेरियल के बाहर का मैग्नेटिक इंडक्शन है वो ज्यादा होगा किससे? मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड द मटेरियल के। मैग्नेटिक इंडक्शन अपने आप में क्या होता था? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सब्सटेंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये बात हुई थी क्या? मैग्नेटिक इंडक्शन की, कि मैग्नेटिक इंडक्शन मटेरियल के अंदर कम होगा किस केस में? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में कंपेयर टू आउटसाइड। फोर्थ जो प्रॉपर्टी रहेगी वो ये रहेगी कि जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है, रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू लेस देन क्या रहेगी? 1। क्योंकि हम लोग रिलेटिव परमिएबिलिटी को जानते थे कि इसकी वैल्यू क्या होती है? बी अपॉन बी नॉट। और अगर बी नॉट की वैल्यू बी से ज्यादा है तो अब म्यू आर की वैल्यू क्या मिलेगी? लेस देन 1। फिफ्थ जो प्रॉपर्टी रहेगी वो रहेगी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू स्मॉल रहेगी और नेगेटिव रहेगी, ये बात हुई थी, स्मॉल एंड नेगेटिव। तो इसका अगर एक ग्राफ प्लॉट करोगे, नहीं ये वाला एक्सेस में ससेप्टिबिलिटी रहेगा, तो इसकी ससेप्टिबिलिटी है वो कैसी रहेगी? स्मॉल और निगेटिव। ये जैसे जीरो वाला पॉइंट है तो जीरो के नीचे रहेगी। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी, ससेप्टिबिलिटी डज नॉट वेरी विथ फील्ड और टेम्परेचर। इसके लिए फील्ड या टेम्परेचर के साथ ससेप्टिबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक? लास्ट एक ग्राफ प्लॉट करेंगे पॉइंट नंबर 6 में, ग्राफ बिटवीन I एंड H, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। I और H में जब ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, इस एक्सिस y एक्सिस में I, x एक्सिस में H, तो इसका जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा बिलो द ओरिजिन पॉइंट, ठीक? ये इसका जो रिलेशन रहेगा वो क्या रहेगा? H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस I। ये हमारे पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की सारी की सारी क्या हो गई? प्रॉपर्टीज, ठीक? एक और छोटी सी प्रॉपर्टी अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्या? पॉइंट नंबर 7, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स move toward
weaker part of field in a non-uniform field. मतलब अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा जाएगा तो किधर सेक्शन की तरफ मूव करता है, वीकर सेक्शन की तरफ मूव करता है। एक बार और सारा चीजें रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे। ठीक, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एग्जांपल कौन कौन सा है? गोल्ड, वाटर, अल्कोहल, बिस्मथ। ठीक, सेकंड जो प्रॉपर्टी रहेगी वो क्या रहेगी? ये वीकली रिपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। सेकंड, ये फीबल मैग्नेटिज्म अक्वायर करते हैं जब इनको मैग्नेटाइज किया जाता है, और वो भी जिस डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई की उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। ठीक, तीसरा प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड द मटेरियल इज लेसर देन आउटसाइड। देखो, मान लो मैग्नेटिक इंडक्शन इस साइड है और इसने एक्वायर किया मैग्नेटिज्म इस साइड, तो जो अंदर का मैग्नेटिज्म है वो क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन कम है बाहर के कंपैरिजन में, तो बी नॉट आउटसाइड द मटेरियल इज ग्रेटर देन बी इनसाइड द मटेरियल। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि इसके रिलेटिव परमिएबिलिटी लेस देन क्या होती है? 1। और रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू क्या लिखते थे? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल अपॉन आउटसाइड द मटेरियल। सिंस इनसाइड द मटेरियल लेस है आउटसाइड द मटेरियल के, तो वैल्यू क्या आ रही है? लेस देन 1। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखें, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसकी वैल्यू क्या होती थी? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये वैल्यू कैसी आती है? स्मॉल वैल्यू आती है और नेगेटिव रहती है। तो XM का जो ग्राफ बनेगा वो बिलो द एक्स एक्सिस बनेगा। और तीसरा प्रॉपर्टी क्या रहेगा कि ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ना फील्ड के साथ वेरी करेगी ना टेम्परेचर के साथ वेरी करेगी। लास्ट बचा मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी में ग्राफ। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? I और H का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन बिलो द एक्स एक्सिस, और ये रिलेशन रहेगा H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I। ठीक, अगला चालू करते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अगला हम लोग देखने वाले हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। सबसे पहले इनके एग्जांपल्स। तो एग्जांपल क्या रहेगा? सबसे पहले प्लैटिनम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मैंगनीज और कॉपर सल्फेट। ये 5 एग्जांपल्स रहेंगे किसके? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी है these are weakly attracted by magnetic field। सबसे पहली प्रॉपर्टी वीकली अट्रैक्शन रहेगा। सेकंड, these acquire feeble magnetism in direction of magnetizing field। Third, magnetic induction inside material is slightly higher compared to outside मटेरियल। देखो, अब इसमें सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन हुआ है, तो इसकी भी फील्ड इसी डायरेक्शन में, और जो फील्ड बाहर से आ रही है वो भी सेम डायरेक्शन में। तो बाहर की फील्ड बी नॉट, फील्ड बाहर का मैग्नेटिक इंडक्शन बी नॉट, और मटेरियल के अंदर का मैग्नेटिक इंडक्शन बी। तो इस केस में बोल रहे हैं कि बी ग्रेटर रहेगा किसके कंपैरिजन में? बी नॉट के कंपैरिजन में। मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड द मटेरियल इज स्लाइटली ग्रेटर देन द मैग्नेटिक इंडक्शन आउटसाइड द मटेरियल। फोर्थ प्रॉपर्टी देखेंगे, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी किससे रिप्रेजेंट करोगे? XM से। ठीक, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ दिस मटेरियल, सॉरी है ना, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू आर जो रहेगा इसके लिए स्लाइटली ग्रेटर देन 1 रहेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की वैल्यू आती है B अपॉन B नॉट। ये क्या रहेगा? स्लाइटली ग्रेटर देन 1। ठीक,
स्लाइटली ग्रेटर देन 1। अगली प्रॉपर्टी रहेगी मैग्नेटिक परमेबिलिटी हो गया। कौन सी परमेबिलिटी की बात हो रही है? रिलेटिव। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1। अगली प्रॉपर्टी देखेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इसकी क्या रहती है? स्मॉल एंड पॉजिटिव। मतलब जो ग्राफ बनेगा एक्स एम का वो क्या रहेगा? स्लाइटली ग्रेटर देन 0। ठीक, स्मॉल एंड पॉजिटिव। उसके बाद छठवा ग्राफ बिटवीन आई एच ग्राफ। डायमैग्नेटिक के लिए एक्सिस के नीचे जो ग्राफ बना था सेम ग्राफ बनेगा बट एक्सिस के ऊपर आई और एच में एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। पिछले बार माइनस आई था। ठीक, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज रहेंगी किसकी? पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की। बट यहां एक डिफरेंस रहेगा कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में फील्ड और टेम्परेचर दोनों के साथ चेंज नहीं होती थी, बट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल चेंजेस विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पैरामैग्नेटिक मटेरियल की चेंज होती है और इसको हम जज करते हैं क्यूरीज लॉ से, जो हम अगला देखने वाले हैं। इससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। फर्स्ट, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की सबसे पहली प्रॉपर्टी, these are weakly attracted by magnetic field. Second, they acquire feeble magnetism in the direction of magnetizing field, same direction में magnetism acquire होगा। तीसरी प्रॉपर्टी, जो उनके अंदर की मैग्नेटिक इंडक्शन है वो हायर रहेगा किससे? बाहर के मैग्नेटिक इंडक्शन से। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, जिसकी वैल्यू इनसाइड मटेरियल बाय आउटसाइड मटेरियल मैग्नेटिक इंडक्शन रहता है, इसकी वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन 1 रहेगी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी स्मॉल रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ग्राफ जो बनेगा एक्स एक्सिस के स्लाइटली ऊपर बनेगा। अगली प्रॉपर्टी क्या रहेगी? मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का जो ग्राफ बनेगा वो क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बट डायमैग्नेटिक केस में नेगेटिव वैल्यू थी, पैरामैग्नेटिक केस में पॉजिटिव वैल्यू है। मतलब ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं ये मटेरियल। ठीक, इसके बाद अगली बात की है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की चेंज होगी किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। अब वो देखने वाले हैं कि कैसे चेंज होगी। एक सेकंड। अगला अगला देखने वाले हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए वेरिएशन ऑफ ससेप्टिबिलिटी विद टेम्परेचर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूरीज लॉ। ठीक, और जो इसका ससेप्टिबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। और ये कौन सा टेम्परेचर रहेगा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। मतलब as the temperature increases the magnetic susceptibility goes down. As temperature is gradually increased, the magnetic susceptibility of the material goes down. इसके न्यूमेरिकल्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये टॉपिक ऐसे भी सीबीएसई ने कट करवा दिया। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसकी ससेप्टिबिलिटी, मतलब वो कितनी आसानी से मैग्नेटाइज हो जाएगा, वो वैल्यू चेंज हो जाती है। और बेसिकली टेम्परेचर बढ़ाने पे डिक्रीज होगी और टेम्परेचर डिक्रीज करने पे ये वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक, अगला अपना टॉपिक रहेगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, वो देखते हैं। अगला हमारे पास है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में चीजें आ जाएंगी कौन कौन सी? आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील एंड देयर अलॉयस। प्रॉपर्टीज लिखना शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड
Second, attain strong magnetization in the same direction of magnetizing field. Take third, magnetic induction inside material is much greater than magnetic induction outside. B is very greater than B naught. B is induction inside material, B naught is induction outside the material. अब इस रिलेशन का यूज करके relative permeability is very greater than 1 as B is very greater than B naught. ठीक, इसके बाद नंबर 5, magnetic susceptibility is also a big quantity और कैसा रहेगा, पॉजिटिव. ठीक, इसके बाद अगला बात देखेंगे कि वेरिएशन विथ टेम्परेचर. तो यहां पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वेरी तो करेगी लेकिन क्यूरी लॉ के हिसाब से नहीं करेगी. यहां पे क्या रहेगा, 6, मैग्नेटिक susceptibility does not vary according to Curie's law. यहां पे क्या होगा, यहां एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा रहेंगे. ठीक, क्या रहेंगे ये देखते हैं. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी decreases rapidly after the substance reaches Curie temperature. Curie temperature एक टेम्परेचर होगा जहां पे जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रहेगा वो किसके जैसा बिहेव करने लग जाएगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के जैसे. आफ्टर Curie temperature, एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर आयरन Curie टेम्परेचर कितना है, 1000 डिग्री सेल्सियस. अगर ये टेम्परेचर हम क्रॉस कर गए देन आयरन बिहेव्स लाइक paramagnetic material which follows Curie-Weiss law. ये क्या होगा देखेंगे, एक बार रिवाइज करते हैं उसके बाद, ये अपना वैसे भी लास्ट टॉपिक है तो इसको अच्छे से करके आगे बढ़ जाएंगे. Strongly attracted by magnetic field, attain strong magnetism in the same direction of the magnetizing field. Third point, magnetic induction is much greater inside the material compared to outside, जिसके कारण हमारा relative permeability very greater than क्या आया, 1. Magnetic induction inside the material very greater than outside material. अगला magnetic susceptibility एक big positive quantity रहेगी. उसके बाद magnetic susceptibility vary तो करेगी लेकिन according to Curie's law नहीं करेगी. बट एक होगा टेम्परेचर जो क्यूरी टेम्परेचर होगा, जिस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इस टेम्परेचर के बाद किसके जैसे बिहेव करने लगेगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के जैसे. ठीक, लेकिन इससे पहले टोटली फेरोमैग्नेटिक रहेगा. ये जैसे ही पार हुआ तब कैसे बिहेव करेगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल. और
पैरामैग्नेटिक मटेरियल जब बन जाएगा तब वो क्या फॉलो करेगा, क्यूरी वाइस लॉ। क्यूरी वाइस लॉ देख लेते हैं, इसके बाद अपना काम खत्म। ठीक देखो ये क्यूरी वाइस लॉ रहेगा, आफ्टर रीचिंग क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किस में बदल चुका है, पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल के देखे थे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वेराइज अकॉर्डिंग टू लॉ 1 अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, लेकिन यहां पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं रहेगा, यहां रहेगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर माइनस क्यूरी टेम्परेचर। ठीक, ये रहेगा क्यूरी वाइस लॉ, क्यूरी वाइस लॉ। ये क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और ये क्या है, क्यूरी टेम्परेचर। मतलब क्यूरी टेम्परेचर के बाद जो भी टेम्परेचर मिल रहा है उसके साथ वेरी कर रहा है कौन, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वेराइज अकॉर्डिंग टू लॉ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड क्यूरी टेम्परेचर। ठीक, इसको अगर इक्वल्स में लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, xm इज इक्वल टू क्यूरी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर माइनस क्यूरी टेम्परेचर। इसको चाहे तो से भी लिख सकते हैं। ठीक ये हो गया। इसके बाद एक ग्राफ रह गया था इसके लिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और IH ग्राफ। इसके लिए इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा IH ग्राफ का। ठीक ये ध्यान रखना। ये हो गया अपना फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्लोज, और यहां पे वीडियो को क्या करते हैं, खत्म। ठीक, थैंक यू। ये चैप्टर अपना क्लोज हो गया, मैग्नेटिज्म एंड मैटर।